हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज बी फाइनल की इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी में पूर्व यूएसएसआर के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, पूर्व यूएसएसआर क्या होता है, इसका गठन कब हुआ, इसका विघटन कब हुआ, इसमें कौन कौन से देश शामिल थे, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये पूर्व यूएसएसआर है क्या। पूर्व यूएसएसआर है जिसको अपन सोवियत समाजवादी संगठन का संघ कहते हैं, या इसको यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी पूर्व यूएसएसआर का मतलब होता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। सोवियत समाजवादी गणतंत्र का संघ है जिसको अपन पूर्व सोवियत संघ के नाम से भी जाना जाता है। पूर्व सोवियत संघ, या उसको अपन पूर्व सोवियत संघ रूस कहते हैं। तो ये जो पूर्व सोवियत संघ है जिसको यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन के नाम से जाना जाता था, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। देखो, एक 1917 के अंदर रूसी रिवोल्यूशन हुआ था, जिसको रूसी क्रांति कहते हैं। तो रूसिया जो रिवोल्यूशन था 1917 में हुआ, ये रूसी क्रांति के बाद में धीरे धीरे 1922 के अंदर यूएसएसआर अस्तित्व में आया। यूएसएसआर 1922 में अस्तित्व में आया। रूसी क्रांति के परिणाम स्वरूप जो यूएसएसआर है, सोवियत समाजवादी गणतंत्र का जो संघ है, वो 1922 के अंदर अस्तित्व में आया। 1922 से लगाकर 1991 तक विश्व का सबसे बड़ा समाजवादी संगठन के नाम से जाना गया, क्योंकि यहाँ समाजवादी या साम्यवादी जो पार्टी थी, तो जो सोवियत पार्टी थी, सोवियत पार्टी का जो संघ था उसको अपन यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था। और 1922 से लगाकर 1991 तक ये विश्व का सबसे बड़ा सोवियत संघ के नाम से जाना गया। इसमें सोवियत संघ के अंदर समाजवादी पार्टी का शासन हुआ करता था, जिसे कम्युनिस्ट पार्टी भी कहते हैं। ये बड़े लेवल तक, यानी कि विश्व के अंदर ऐसी पार्टी थी जो किसी बड़े क्षेत्र का यानी शासन कर रही थी, और बहुत सारे देशों ने जोड़ करके इस समाजवादी पार्टी का गठन किया। और इस समाजवादी पार्टी ने बहुत सारे देशों में अपना यानी कि शासन 1922 से लगाकर 1991 के साथ में किया। इनमें जो संसाधन थे, जो विश्व में सामरिक दृष्टि से या किसी भी यानी कि आर्थिक दृष्टि से ये विश्व का इतना सक्षम और मजबूत संघ हुआ करता था कि कोई भी देश इसको आर्थिक रूप से या सामरिक रूप से या भौगोलिक क्षेत्रीय रूप से, संसाधन रूप से इसके सामने टिक नहीं पाता था या प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाता था, क्योंकि ये बहुत सारे देशों का एक साम्यवादी संघ हुआ करता था। इस सोवियत संघ का शासन है वो विश्व के अंदर 1922 से 91 तक रहा। इसमें यानी कि टोटल 15 संवैधानिक रूप से 15 गणतंत्र स्वराज्यों का यानी समूह हुआ करता था। टोटल इसके अंदर यानी कि संवैधानिक रूप से 15 स्वतंत्र गणराज्यों का समूह था, लेकिन उनका जो केंद्रीय शासन हुआ करता था, जिसके अंदर प्रशासन
और अर्थव्यवस्था थी वो केंद्रीय सरकार के हाथ में थी, केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में थी। यानी इन 15 स्वतंत्र जो राज्यों का समूह है, 15 स्वतंत्र गणराज्यों का समूह है, ये अपने आप में उतने स्वतंत्र नहीं थे, इस समाजवादी पार्टी के रूप में जुड़े हुए थे। और वहाँ पर तमाम यानी कि 15 देशों के अंदर साम्यवादी पार्टी की सरकारें थी, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकारें थी, और इनमें जो प्रशासन और अर्थव्यवस्था का नियंत्रण था वो इसका बड़ा देश था रूस, उसके हाथ में था, और जिसकी राजधानी थी मॉस्को। तो ये जो 15 राज्यों का जो समूह है, जिसको अपन USSR के नाम से जाना जाता है या यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के नाम से जाना जाता है, इसमें सबसे बड़ा जो देश था वो रूस था, और उसकी जो राजधानी थी, कैपिटल थी, वो थी मॉस्को। और इस मॉस्को से ही समस्त प्रशासन और अर्थव्यवस्था नियंत्रित होती थी। यानी सारे देश है वो इस रूस के अधिकृत में थे, और यहाँ पर साम्यवादी पार्टी की सरकारें थी, साम्यवादी पार्टी यहाँ पर हावी थी। पूरे इस संघ के अंदर साम्यवादी पार्टी थी। इसका नियंत्रण, अर्थव्यवस्था, प्रशासन रूस की राजधानी मॉस्को से नियंत्रित हुआ करता था। इसकी देखो यहाँ से ये रूस है, रूस का बड़ा भौगोलिक यानी कि भाग है, और इधर जो ये कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर के आसपास बहुत सारे जो देश हैं, जैसे कजाकिस्तान है, अजरबैजान है, इधर यूक्रेन है, इधर यानी कि काला सागर है, इधर बेलारूस है। तो बेलारूस और यूक्रेन ये इस सोवियत संघ था, सोवियत यूनियन था, इसके बड़े भाग कहलाते थे। यानी इसमें बड़े भाग के अंदर जो रोल था वो बेलारूस का और यूक्रेन का था, और तीसरा यानी कि रूस था। तो इसमें जो बड़े देश थे वो रूस और उसके बाद बेलारूस और यूक्रेन हुआ करते थे। इसके अलावा यहाँ जो देश थे, जो कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारी सीमा इसकी लगती थी। इसमें 15 देशों का गणराज्य समूह था, जिसमें रूस सबसे बड़ा था। इसके बाद में यहाँ जॉर्जिया, यूक्रेन, बेलारूस है, बेलारूस, आर्मीनिया, अजरबैजान और मोल्दोवा, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, ये 12 और 3 और यानी कि देश थे, जिसमें यहाँ थे लाटविया, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, ये जिसको बाल्टिक स्टेट्स के नाम से जाना जाता है। तो बाल्टिक स्टेट्स इनको इसीलिए कहते हैं कि ये बाल्टिक सागर है, और इन बाल्टिक सागर पर इन 3 देशों की सीमा लगती है, जिसमें पहला है लाटविया, एस्टोनिया और यहाँ है लिथुआनिया। ये 3 देश हैं जिसकी सीमा बाल्टिक सागर से लगती है। इसको बाल्टिक स्टेट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो 12 और 3 15 गणतंत्र देशों का ये समूह था, और इसको सभी 15 देशों के अंदर सोवियत पार्टी का शासन हुआ करता था। इसका केंद्रीय मुख्यालय जो हुआ करता सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत में मॉस्को में हुआ करता था, और यहाँ से प्रशासन और अर्थव्यवस्था है वो नियंत्रित हुआ करती थी। अब इसमें हुआ क्या था कि ये विश्व के अंदर इतना बड़ा देश था, बड़ा प्रांत था, कि सारी जो विश्व की जैसे अर्थव्यवस्था की दृष्टि से बहुत मजबूत था। आर्थिक जो संसाधन थे इनके पास में, आर्थिक संसाधन की दृष्टि से भी ये सक्षम हुआ करता था। सामरिक दृष्टि से इनके पास में जो थल सेना है, वायुसेना है, वो भी सक्षम हुआ करती थी। तो इससे आर्थिक संसाधनों का विकास हुआ। इसके अलावा ये यदि खनिज संसाधनों की दृष्टि से देखें तो यहाँ अजरबैजान में एक प्रांत है, अजरबैजान में बाकू किसके लिए जाना जाता है? तेल उत्पादन के लिए। तेल उत्पादन यानी पेट्रोलियम उत्पादन के लिए अजरबैजान का बाकू क्षेत्र है जो
कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है, इसके लिए जाना जाता है। और यहाँ पे एक वोल्गा नदी बहती है, वोल्गा नदी जो रूस वोल्गा नदी के तट पर आया हुआ है, और इधर यूराल पर्वत है। तो खनिज संसाधन की दृष्टि से भी ये क्षेत्र बहुत सक्षम हुआ करता था। यहाँ यूक्रेन है, यूक्रेन के अंदर लौह इस्पात का उत्पादन होता है, मैग्नीज उत्पादन में यूक्रेन अव्वल है, बेलारूस है और यूक्रेन है। इसके अलावा यहाँ जो ये जो यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत के अंदर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के जो भंडार है वो इसके पूर्वी भागों में मिले हैं, और इससे बहुत सारी यानी कि जो सप्लाई हुआ करती थी वो ज़्यादातर इस कैस्पियन सागर है जो काला वोल्गा नदी से जुड़ा हुआ था। और ये जो कैस्पियन और काला सागर है ये डॉन नहर के द्वारा जुड़े हुए हैं, डॉन नहर के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो डॉन नहर के द्वारा जुड़े होने की वजह से इसका जो आंतरिक जल परिवहन है वो कैस्पियन सागर और काला सागर से, और काला सागर के अंदर डॉन, डैन्यूब, नीपर और निस्टर, यहाँ एक प्रमुख आंतरिक जल परिवहन वाली जो नदी है उसका नाम है डैन्यूब नदी। डैन्यूब जो यूरोप की महत्वपूर्ण आंतरिक जल मार्ग की वाली नदी कहलाती है। तो इसका जुड़ाव पश्चिमी यूरोपीय देशों से था सीधा तौर पर, और पश्चिमी यूरोपीय देशों के अंदर ये ज़्यादातर कोयला है, प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम पदार्थ है और लौह इस्पात है, इनका व्यापार हुआ करता था। इससे ये जो संघ था यूएसएसआर, ये आर्थिक दृष्टि से इतना मजबूत हो गया कि विश्व के अंदर कोई भी संघ, कोई भी देश है इसके सामने टिक नहीं पाता था। लेकिन मित्रों, ऐसी स्थिति जब भी बनती है तब दूसरे देश जो थे, जैसे यूएसए था, यूएसए जिसको संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं, जो आज विश्व शक्ति के नाम से जाना जाता है, वो इसके सामने उतना सक्षम नहीं था आर्थिक दृष्टि से या आर्थिक संसाधनों की दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से। वो ये चाहता था पश्चिमी यूरोपीय जो देश थे, जैसे ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, पुर्तगाल है, स्पेन है, ये देश और अमेरिकन देश थे जो जिसको अपन मित्र राष्ट्र कहते हैं, ये देश चाहते थे कि कैसे भी करके ये जो यूएसएसआर का जो संघ है इसको तोड़ा जाए, इसको विखंडन किया जाए, इसके अंदर इस प्रकार की यानी कि अलगाववाद की नीति फैलाई जाए जिससे ये पूरा संघ टूटेगा तो ये आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाएगा, और आर्थिक रूप से जब भी कमज़ोर हो जाएगा तो जो रूस था, जो उस समय विश्व शक्ति कहलाता था, उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाएगी और हमारे सामने वो उतने सक्षम नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए यानी कि इन देशों ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने, ब्रिटेन ने, पुर्तगाल ने, जो पश्चिमी यूरोपीय कंट्री थी ब्रिटेन ने, इन देशों ने इस यूएसएसआर को, जो इसको यानी कि सोवियत समाजवादी गणतंत्र का जो संघ था, इसको तोड़ने का काम किया है। और इसको तोड़ने के लिए शीत युद्ध चला, यानी इसको तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका है वो शीत युद्ध की है। तो शीत युद्ध के बाद में यानी यहाँ बहुत सारे ऐसे प्रशासक आए हैं जिसने इसमें अलग अलग नीतियाँ अपनाई है, साम्यवादी नीतियाँ अपनाई है, और इस शीत युद्ध के द्वारा ये शीत युद्ध लंबा चला है लगभग, यानी कि 1946 से लेकर 1991 तक ये शीत युद्ध चला है। इस लंबे शीत युद्ध के कारण इस पूर्व सोवियत संघ का क्या हो गया, विखंडन हो गया। और विखंडन कब हुआ इसका विखंडन है वो यानी कि ये 26 दिसंबर 1991, 26 दिसंबर है वो 1991 में ये इसका विखंडन हुआ। बहुत सारे देश हैं जिससे इससे टूट गए, अलग हो गए, क्योंकि इन देशों के पास में जो अर्थव्यवस्था और प्रशासन था वो एक समाजवादी पार्टी के हाथ में था, साम्यवादी पार्टी के हाथ में था। और इस प्रकार ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है,
ये कम्युनिस्ट पार्टी विश्व स्तर पर, इस सोवियत संघ में तो सारी जो देश थे उसमें कम्युनिस्ट पार्टी की सरकारें थी, विश्व स्तर पर भी इसका प्रचार किया गया और ये आर्थिक दृष्टि से विश्व की ऐसी सक्षम पार्टी बन गई थी कि जिन जिन देशों के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकारें थी उनको आर्थिक रूप से सहायता भी दी जाती थी, सामरिक रूप से भी सहायता दी जाती थी। जैसे भारत में भी जो CPI है, CPI कम्युनिस्ट जो पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तो ये भारत में CPI और CPI-M एक है, CPI और CPI-M, M यानी कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी पार्टी जिसको कहते हैं। ये 1925 के अंदर स्थापित हुई थी भारत में। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना भारत में कब हुई थी? 1925 के अंदर। तो उस समय 1922 के अंदर इस USSR का स्थापना हुई और विश्व के बहुत सारे देशों के अंदर इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी का प्रचार किया, उसकी स्थापना भी की, उसको आर्थिक रूप से और सामरिक रूप से सहायता भी दी और भारत में भी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। और इस कम्युनिस्ट पार्टी को जो आर्थिक सहायता मिलती थी वो इस पूर्वी सोवियत संघ रूस से मिलती थी। भारत में भी ज़्यादातर पश्चिम बंगाल के अंदर लंबे समय तक इस कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार ने शासन किया है और आज भी वहाँ कम्युनिस्टों का प्रभाव है, जिससे जो नक्सलवाद वहाँ पनपा है पश्चिम बंगाल, झारखंड के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, उसमें इन साम्यवादी जो नीति है, जो कम्युनिस्ट पार्टी की नीति है, साम्यवादियों की नीति है, उसका बहुत बड़ा रोल है। तो इसका जो USSR सरकार का जो विखंडन था ये कब टूटा? 26 दिसंबर 1991 में। ये कब स्थिति टूटी? जब यानी इन साम्यवादी पार्टी की नीतियों की वजह से ये जो सारे देश थे वो इतने परेशान हो चुके थे, जनता इस साम्यवादी पार्टी का शासन बदलना चाहती थी और धीरे धीरे एक एक करके एक एक देश के अंदर साम्यवादी पार्टी की सरकारें गिरती गई और 26 दिसंबर 1991 के अंदर रूस को छोड़ करके सारे देशों के अंदर जॉर्जिया, यूक्रेन, बेलारूस, आर्मेनिया, अजरबैजान, मालदीव, यानी तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, इन सभी देशों के अंदर साम्यवादी पार्टी की सरकारें हैं वो गिरने लगी या गिर गई और उसका अस्तित्व लगभग समाप्त हो गया। जैसे ही उसका अस्तित्व समाप्त हो गया तो ये देश अपने आप में एक स्वतंत्र देश बन गई और इसके साथ साथ जो 3 देश थे वो उस समय भी अलग थे, लेकिन रूस था वो इसमें सामरिक रूप से अपना अंश मानता था, जिसमें लाटविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया थे। ये पश्चिमी यूरोपीय देशों से संपर्क में आए और इससे अलग हो गए, लेकिन रूस है वो उसमें भी इनका अंश यानी भाग मानता था। तो फिर इसमें क्या हुआ कि ये 15 देश अलग हो गए और 15 देशों ने 21 दिसंबर 1991 के अंदर एक संगठन बनाया जिसका नाम था स्वतंत्र गणराज्यों का समूह, कॉमन इंडिपेंडेंस स्टेट्स, कॉमन इंडिपेंडेंट स्टेट्स। जो 15 राज्यों का गणतंत्र समूह था उसने अपने एक इस संगठन बनाया जिसमें 12 देश आज भी यानी कि शामिल है और एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया वो इससे अलग हो गए हैं और इसकी राजधानी है वो यहाँ मिन्स्क है। इसकी राजधानी मिन्स्क इसकी राजधानी है। जो इस बाहरा यानी कि गणतंत्र देशों का जो समूह है जिसको CIS कहते हैं, कॉमन इंडिपेंडेंट स्टेट्स। जब ये सोवियत संघ रूस टूटा तो उस समय 15 देश अलग हुए, उनमें से 12 देशों ने मिल करके एक संगठन बनाया जिसका नाम कॉमन इंडिपेंडेंट स्टेट्स के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार यानी ये जो शीत युद्ध चला है, इस शीत युद्ध के लंबे परिणाम के बाद में जो पूर्व USSR था उसका एक विघटन हुआ और धीरे धीरे ये बहुत सारे देशों के अंदर टूट गया। लंबे समय तक चले इस युद्ध के अंदर
ये जो सोवियत संघ था वो आर्थिक दृष्टि से और सामरिक दृष्टि से कमज़ोर हो गया, क्योंकि युद्ध की वजह से इसकी आर्थिक स्थिति है वो कम हो गई, जीडीपी है वो घट गई। और शीत युद्ध के समय बेलारूस, इसमें 3 मुख्य जो देश थे, जिसमें बेलारूस थे, यूक्रेन थे और रूस था। तो रूस के द्वारा बेलारूस और यूक्रेन ने बड़े स्तर पर लंबे समय तक यानी कि सैनिक विद्रोह किए, और इन सैनिक विद्रोह की वजह से ये रूस है वो आर्थिक रूप से और सामरिक रूप से कमज़ोर हो गया और धीरे धीरे यानी छोटे छोटे देशों के अंदर टूट गया। और इस टूटे हुए देशों को आज भी अपन यानी पूर्वी सोवियत संघ के नाम से जाना जाता है। तो ये जो रूस था, ये रूसी शब्द है, ये पहले नहीं उपयोग में लाया जाता था। इसको केवल सोवियत समाजवादी गणतंत्र का संघ कहा जाता था, लेकिन पश्चिमी यूरोपीय देशों के लोग हैं वो गलती से इसको रूस किया करते थे। फिर इसका नाम यानी कि रूस पड़ा, जो सबसे बड़ा देश के नाम से जाना जाता है। आज भी विश्व का सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा देश है वो रूस है। इसका विघटन होने के बाद में भी सबसे बड़ा देश है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कहलाता है, लेकिन अभी आर्थिक दृष्टि से और सामरिक दृष्टि से इतना मजबूत नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें बहुत प्रभावशाली रहा। पश्चिमी यूरोपीय देश और संयुक्त राज्य अमेरिका ने मिलकर के जो पूर्वी सोवियत संघ के विखंडन की नीति अपनाई है वो उनकी सफल रही, और धीरे धीरे ये 15 देशों के अंदर टूटकर बिखर गया है। तो ये था USSR, जिसका मतलब यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन होता है, उसका विखंडन कैसे हुआ इसके बारे में अपन ने चर्चा की है।